हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि बढ़िया होंगे। और कल हमने पढ़ी थी घाटियाँ। घाटियाँ हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने उर्गम घाटी, नीति घाटी, फूलों की घाटी और चिनाब घाटी वगैरह हमने पढ़ा था। और कुछ फोटोज वगैरह भी मैंने आपको दिखाई थी। होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की कहानी फिर शुरू करते हैं। और आज कहानी में हम पढ़ने वाले हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के ताल, है ना। तो कुछ तो इम्पोर्टेंट है जिनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं भी है, पौराणिक मान्यताएं भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बस आपको एग्जाम के पर्पज से सिर्फ नाम और नाम याद रखना है। तो बहुत सारे ताल हैं, इसीलिए हम तालों की जो मतलब जो एक्स्ट्रा नाम है उनके हमने एक ट्रिक बनाई है, वो आपको वैसे याद हो जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनको, उनके अंदर कुछ फैक्ट हैं, वो फैक्ट देख लेंगे और आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज आपको सैर कराते हैं तालाबों की, यानी कि तालों की, सॉरी। और फिर देखते हैं आज क्या क्या मिलने वाला है ना। तो होप कि कल वाली क्लासेस में आपको कुछ नया मिला होगा। और थोड़ा इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ, है ना, ये भी आपका सही है या ये, फिर ये भी आपका सही है ना। इसको देख लेते हैं, जस्ट एक सेकंड चेक कर लेती हूँ। चलिए, तो इसमें पेन हम दूसरे कलर का लेना पड़ेगा। ले लेते हैं ब्लैक, या इसमें रेड भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, ये तो रेड लिया था। ठीक है। कभी कभी इसको ही कुछ दिक्कत रहती है ना। चमोली, चमोली की हमारी आज है 7वीं क्लास। 7वीं क्लास है। कुंड सॉरी, घाटियां हमने देख ली थी और आज हमको पढ़ने हैं ताल, चमोली डिस्ट्रिक्ट के ताल, है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो आपको सिर्फ याद रखने हैं और मैंने अभी बता दिया, कुछ ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मात्रिका ताल। इसको पहला ताल है सिद्ध मात्रिका ताल। मात्रिका ताल, ये आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने पढ़ाया था जब फूलों की घाटी पढ़ाया था, तो उसके अंदर ही यह ताल है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है कि फूलों की घाटी के अंदर स्थित ताल, फूलों की घाटी के अंदर। यहीं पे मैं आपको और नाम भी बता देती हूँ। फूलों की घाटी के स्थित अंदर है एक आपका आचरी ताल है ना। आचरी ताल, ये भी फूलों की घाटी के अंदर स्थित है आपका। और सिद्ध मात्रिका ताल भी है। और एक और है, फूलों की ही घाटी के अंदर है, वो है आपका लिंगा ताल। तो ये ताल आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनकी मान्यताएं अलग अलग हैं, आगे थोड़ा बता दूंगी डिटेल से, लेकिन फिलहाल आपको ये 3 ताल याद रखने हैं जो किसके अंदर है, फूलों की घाटी के अंदर है। फूलों की घाटी हमने कल पढ़ लिया था, है ना। तो ये आपके क्या है, ये आपके ताल हैं जो आपके फूलों की घाटी के अंदर हैं, ये आपको याद रखने हैं, है ना। और इस ताल को देवियों का ताल या मात्र इसी के नाम पे पड़ा है ना, देवियों का ताल भी कहा जाता है। देवियों का ताल भी कहा जाता है इसी को, सिद्ध मात्रिका ताल को देवियों का मात्र शक्ति का ताल भी कहा जाता है। तभी तो मात्रिका ताल इसका नाम लिखा हुआ है। मतलब देवियों का ताल भी बोल सकते हो, देवियों का शक्ति ताल भी आप इसे बोल सकते हो, है ना। तभी उसका नाम जो है सिद्ध मात्रिका ताल है। नेक्स्ट देख लेते हैं और अब पढ़ लेते हैं बैनी ताल। दूसरा ताल हमको पढ़ना है बैनी ताल। बैनी ताल, पेन अपने आप ही बदल रहा है, कुछ परेशानी है शायद, है ना। बैनी ताल, ये क्या है, दूसरा ताल है, ठीक। तो ये कर्णप्रयाग ग्वालदम वाले मोटर मार्ग पर आपको मिल जाएगा, है ना। और उस साइड को, जिस साइड से पिंडर आती है, उस साइड आपको ये मिल जाएगा। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में ये है। हाल ही में इसे एस्ट्रो विलेज के रूप में मान्यता दी गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। एस्ट्रो विलेज, एस्ट्रो विलेज, एस्ट्रो विलेज का मतलब होता है जहां से आप आसानी से सूर्य, तारे
है ना, जितने भी ब्रह्मांड में चीजें हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत प्यारा और साफ है, तो आसानी से देख सकते हैं, है ना। के रूप में मान्यता दे दी गई थी। और यह लगभग, अगर ऊंचाई वगैरह तो आपको देखना नहीं, अगर आपने देखना चाहिए तो लगभग 3000 मीटर पर ये स्थित है। तो अगर ऊंचाई आप नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपका हो जाएगा। और बुग्याल और घने जंगल है यहाँ पे, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है अगर आप देखना चाहेंगे तो। और बुग्याल और घने जंगल हैं आपके। दूसरा क्या है, यहाँ पे बर्फ से ढकी हुई हिमालय की खूब सारी चोटियां हैं जो क्या करती हैं, शानदार दृश्य और ट्रैकिंग कैंपिंग के लिए है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको इसमें लिखना होगा तो सूर्योदय प्लस सूर्यास्त के दोनों नजारे यहाँ से बड़े खूबसूरत लगते हैं इस बैनीताल से। तो आपको ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। ये मैच करने के लिए आ जाते हैं ना, ताल दे देगा और बोलेगा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में खूब पूछा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह, अच्छा दूसरा चीज है आदि बद्री, यह ताल जो है आदि बद्री के ही निकट है, आदि बद्री के समीप है ना। बद्री हमने एक बद्री पढ़ा था कहाँ, उर्गम घाटी में, उर्गम घाटी में पढ़ा था हमने। हाँ, क्या कि क्या कहते हैं उसे, ध्यान बद्री, ध्यान बद्री था ना, ध्यान बद्री। और एक क्या था आपका, ध्यान बद्री। और बद्रियों में 5 बद्री, 5 केदार, 5 प्रयाग। कल नरेंद्र सिंह जी नेगी जी का गाना सुनाया था, ध्यान बद्री और एक कल्पेश्वर, कल्पेश्वर 5 केदार, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आदि बद्री के ये समीप है, एक बद्री आपका यहाँ भी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें पॉइंट है क्या क्या है देखते हैं, जस्ट वेट, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ आगे देखते हैं। उर्गम घाटी में ये 2 पड़े थे, तो एक बद्री ये आपका ये हो गया, ये तो केदार है मतलब शिव भगवान के। एक बद्री क्या है, आदि बद्री। तो अब हैं तो ये सारे चमोली में ही, लेकिन किस एरिया में है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आदि बद्री के ये समीप है कौन, बैनीताल आपका। और नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थानीय मान्यता है कि बैनीताल का संबंध जो है वो नाग देवता के साथ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए इसे पवित्र स्थान भी माना जाता है। मतलब नाग देवता का संबंध क्योंकि बद्री भगवान के आसपास ही ये ताल है, आदि बद्री के आसपास, तो धार्मिक मान्यताएं भी इसके साथ जुड़ जाती हैं। और कहा गया है कि नाग देवता से संबंधित है, इसीलिए इसे पवित्र स्थान भी माना जाता है और बहुत ज्यादा सुंदर है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम। तीसरा ताल देखते हैं, लिंगा ताल। ये अभी पढ़ा था हमने, किसके अंदर है, लिंगा ताल। और अभी पढ़ा था किसके अंदर है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, के अंदर है ये लिंगा ताल। ठीक है, इसमें क्या है, क्यों इसका नाम लिंगा ताल पड़ा, इसका देखिए, यह ताल फूलों की घाटी के मध्य स्थित है, अभी मैंने आपको बता दिया। और दूसरा क्या है कि इस ताल के मध्य एक भूखंड है ना। जैसे ये ताल है सपोज करो, और इसके बीच में दूसरा कलर ले लेते हैं कोई, ठीक है। ये जो है एक भूखंड है, भूखंड मतलब, भूखंड मतलब जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा है। और इधर जो है ये क्या है, यहाँ जो है पूरा पानी है, ऐसे करके यहाँ पूरा पानी है। इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, अपने आप ही कलर चेंज करने पे लगे हैं भाई साहब। ठीक है, तो इधर क्या है आपका पूरा पानी पानी है, और इधर है आपका सूरज, है ना। तो कहते हैं कि जब वहां की इसकी रेंज इस पे पड़ती है, यानी कि इस पानी के बाद इस पे पड़ती है, इस भूखंड पे पड़ती है, तो ऐसा लगता है भूखंड है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने से शिवलिंग के समान ही दिखाई देता है ना, कुछ इस तरीके से आकृति बनती है। तो ये भूखंड जो है वो शिवलिंग की तरह लगता है, क्योंकि साइड में क्या है वो आपका पानी है शायद, तो इसीलिए ने इसका नाम क्या रख दिया है, लिंगा ताल जो है रख दिया गया है ना। नेक्स्ट देख सकते हैं, लैंड पार्सल भी कहा जाता है ना, जैसे जमीन का कोई टुकड़ा हो, ऐसे जैसे कोई प्लॉट वगैरह है उन्हें लैंड पार्सल भी कहा जाता है, लैंड पार्सल पार्सल भी कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट उसमें चीज क्या है कि वो जो है आपका कहाँ है, फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। एक है आछरी ताल, नेक्स्ट होगा कौन से नंबर का है वो देख लेना तुम, आछरी ताल,
है ना। आचरी ताल, तो आचरी ताल क्या है, यह ताल भी फूलों की घाटी के मध्य स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये वैली ऑफ फ्लावर के बीच में तो है ही है ना, लेकिन एक आचरी ताल जो है वो आपका टिहरी जनपद में भी है, तो इसको नोट करके लिख देना, क्योंकि इन्हीं में फंसाता है जो दो चीजें। तो टिहरी क्या है, डिस्ट्रिक्ट में भी एक आपका क्या पड़ेगा, लिंगा ताल, सॉरी आचरी ताल पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही फंसाते हैं, क्योंकि आचरी ताल दे देगा और आपका डिस्ट्रिक्ट दे देगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, या मान लो अगर आपके पास आचरी ताल है और, है ना, आचरी ताल पूछा है ना, और आपको जो है टिहरी दिया है, चमोली उसमें दिया ही नहीं, तो टिहरी हो जाएगा, तब तो टिहरी हो जाएगा। और टिहरी अगर किसी उसमें नहीं दिया है, चमोली दिया है, तब आपका क्या हो जाएगा, चमोली हो जाएगा। ऐसे तो होगा, दोनों में एक साथ हो नहीं सकता, और दोनों में अगर होता है तो आपको पता ही है, आयोग उस क्वेश्चन को निरस्त कर देता है या हटा देता है ना, ये भी आपको पता है। या बोनस मार्क्स दे देते हैं, या फिर अभी तो हटा ही दे रहे हैं, यूके ट्रिपल एस सी बेसिकली, मतलब अगर मैं ज्यादा प्रेफर करूं तो वो क्वेश्चन को ही हटा दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, पहले क्या होता था, जैसे यूके पीएससी क्या करते हैं, यूके पीएससी क्या करेगा, इसके बोनस दे देगा, है ना, और यूके ट्रिपल एस सी क्या कर लेगा, मान लो ऐसी गड़बड़ी हो गई 3-4 क्वेश्चनों में, 100 में से है 5 क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई, तो 95 में इसे टोटल मार्किंग करेगा। और यूकेपीएससी क्या कर लेता है, मान लो उस क्वेश्चन में गड़बड़ी है किसी की, तो सबको 5 नंबर देंगे ही देंगे, बाकी आपने कितने सही करे कितने गलत करे वो अलग मैटर है। चलिए फिर आगे देखते हैं और ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये दोनों मैंने आपको बता दिया था, दोनों क्या है, आयोग हैं। ये आपका यही है देहरादून में, और ये आपका हरिद्वार में है। ये आर्टिकल 315 के में काम करता है यूकेपीएससी, बड़े लेवल के एग्जाम वगैरह कराता है। ये हरिद्वार में है, आपका मिलेगा आपको। और ये आपका तो ये अभी अभी बना था, 17 सितंबर बना था, 2014 को ये बना था, ठीक है। चलिए, तो ये तो 2001 में ही आपका बन गया था। आगे देखते हैं, ये पर्टिकुलर किसी आर्टिकल के अंदर नहीं आता है, और वो पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आता है। अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हुई है। चलिए नेक्स्ट ताल जो है वो देख लेते हैं, और कौन सा है, रूपकुंड। रूपकुंड ये इंपॉर्टेंट है भाई, रूपकुंड जो है ये ताल है नेक्स्ट। और ये आपको पता ही है कि इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे नंदा राजा जो यात्रा होती है, नंदा राजजात, है ना, उसमें ये एक मुख्य पड़ाव भी है रूपकुंड। इसकी मान्यता ये है कि माता, ओहो इसको क्या दिक्कत आ रही है, और ठीक है, क्या मान्यता थी कि माता रानी ने जो क्या किया था, यहाँ पर अपना आधा स्वरूप बिखेर दिया था इस कुंड में, ठीक है। तो मुख्य, क्या लिख रहे हैं, मुख्य पड़ाव है, सॉरी, मुख्य पड़ाव है ना रूपकुंड, और ये ताल भी है। और क्या है इसमें देखते हैं कि रहस्यमयी ताल भी से कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, रहस्यमयी ताल भी से कहा जाता है रूपकुंड को, है ना। और फोटोज वगैरह शायद आप देखो, नंदा राज जात जब होगी, अभी तो होने वाली है 2026 में, तो आपका, और इसे रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। इसको एक और नाम है मिस्ट्री ताल, मिस्ट्री ताल, कंकाली ताल, कंकाली ताल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके ताल में भी, फोटो में आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको बहुत सारे कंकाल वगैरह दिख जाएंगे। खोज करी थी इसकी 1942 में, ये आपको ध्यान रखना है, और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, इम्पोर्टेंट करके लिखना 1942 में। भाई रूपकुंड कहाँ है, चमोली में, तो सबने रट लिया, ये नाम भी शायद सबने ही रट लिए होंगे, मिस्ट्री ताल बोलते हैं, कंकाली ताल बोलते हैं, लेकिन खोज में आपको फंसा सकता है। तो 1942 में इसकी खोज की गई थी आर मधवाल के नाम से, आर मधवाल ने की थी इसकी खोज रूपकुंड की पहली बार। आर मधवाल कोई व्यक्ति थे, है ना, तो इन्होंने जो है यहाँ पर खोज की होगी। तथा यहाँ के जो कंकाल मिले हैं, जैसे इसको कंकाली ताल कहा जाता है, अभी आपने पढ़ा था, तो यहाँ के जो कंकाल मिले हैं, अभी फोटो दिखाऊंगी आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो जो कंकाल है इनका, इन्होंने कार्बन डेटिंग, है ना, कार्बन
कार्बन डेटिंग क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है, एक मेथड होता है, उससे इन्होंने परीक्षण किया इन कंकालों का। कार्बन डेटिंग मेथड से जो है वो पता किया, कार्बन डेटिंग परीक्षण जेम्स ग्रिफिथ ने किया था, ठीक है। तो हालांकि खोज इन्होंने करी रूपकुंड की, और फिर इनके एक सहयोगी बोल सकते हैं, उनका नाम क्या था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, एक सेकंड। उनका नाम था जेम्स ग्रिफिथ, ठीक है, हाँ, जेम्स ग्रिफिथ। बोला भाई है क्या ये, देखें तो कितने साल पुराने हैं। तो कहाँ से कंकाल आए, सबसे बड़ा रहस्यमय इसलिए है ना कि अचानक से। इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कुछ बुक्स वगैरह में पढ़ रही थी तो कहते थे कि 2 गुजरात के कोई राजा यहाँ आए थे, और उनकी और यहाँ के जो राजा रहे होंगे उनके सैनिकों के बीच भी युद्ध हुआ, और जो सैनिक मारे गए थे उनके कंकाल वो हैं। बाकी अलग अलग हैं। तो इन्होंने देखा कि भाई हुआ क्या एक्चुअल में, क्या यहाँ पर स्थिति रही बनी होगी उस समय पे, दैट टाइम पे। तो इन्होंने ये कंकाल लिए, और एक मेथड होता है कार्बन डेटिंग, इससे इन्होंने जो है इनका परीक्षण किया, है ना, टेस्ट किया इन कंकालों का। इस मेथड से, मेथड क्या है, कार्बन डेटिंग, और क्या करा, टेस्ट करा इन कंकालों का। और ये टेस्ट क्या था, बेसिकली कार्बन और डेटिंग किया, और इन्होंने कहा कि मतलब ये जो कंकाल हैं ये बहुत ज्यादा साल पुराने हैं। तो ये इसमें आइडिया, जिनको कार्बन डेटिंग नहीं पता बता देती हूँ। देखिए कार्बन डेटिंग क्या है, एक मेथड है। तो जब कोई जीव जो है जब तक जिंदा रहता है तो उसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन 14 उसके अंदर बनता रहता है ना। जब तक कोई जीव है, जीव में क्या आ जाएगा, जीव है ना, तो जीव में आता है आपका जानवर प्लस पौधे। तो इनके अंदर एक चीज बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन 14, है ना, ये बनता रहता है। कार्बन डेटिंग में बता रही हूँ आपको कि होता क्या है। तो कार्बन 14 जो है इनके अंदर नामक तत्व जो है बनता रहता है जब तक ये जीवित हैं। जब तक जीवित हैं तो इनके अंदर बनता रहता है, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये बनना बंद हो जाएगा। भाई जीव ही मर गया तो सॉरी, कार्बन डेटिंग है ना, तब जीव ही मर गया तो नहीं बनेगा, कार्बन 14 बनता रहता है। फिर जब मर जाते हैं तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं कि मतलब कितनी कमी है इनकी बॉडी के अंदर, कितनी कमी है कार्बन 14 की, है ना, इस टाइप से देखते। तो उसके अंदर कार्बन 14 नामक तत्व कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो फिर पता करते हैं कि भाई क्या रहा होगा, यह इतने साल पुराना है। मान लो कोई गुफा मिली, है ना, और उसके अंदर कोई लकड़ी का टुकड़ा मिला, लकड़ी का टुकड़ा मिला। अब इस कैसे पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे, तो इस लकड़ी की कार्बन डेटिंग मेथड से। इस कार्बन डेटिंग में जैसे क्या क्या होता है, लकड़ियों का परीक्षण किया जा सकता है, हड्डियों का परीक्षण किया जाता है, जीवाश्म वगैरह होते हैं उनके किया जाता है। तो ये लकड़ी कितनी पुरानी है इसके लिए कार्बन डेटिंग से इसके अंदर पहले कार्बन 14 चेक किया जाएगा, कितना कम है। फिर उसके आधार पर पता किया जाता है कि कितने साल ये पुराना रहा होगा। तो इसके ज्यादा इन्होंने यहाँ के परीक्षण किया था, है ना। वैज्ञानिक तरीका है जिसमें पुरानी चीजों को, मतलब एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें पुरानी चीजों को, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, अभी मैंने आपको बताया हड्डियां वगैरह, इनका परीक्षण किया जाता है कार्बन डेटिंग में। जिनको नहीं पता है, साइंस वाले जो बच्चे होंगे उनको डेफिनेटली ये पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अभी आप आगे देखते हैं, हाँ, और समझते हैं और आगे। तो इन्होंने क्या करा, खोज किसने करी थी, 1942 में खोज करी है आर माधवाल ने, ठीक है। और जो टेस्ट किया है वो किया क्या था, टेस्ट किया था जेम्स, ठीक है। जेम्स जो है उनका नाम क्या है, जेम्स ग्रिफिथ। नाम थोड़े ऊट पटांग है बट ठीक है, याद तो आपको, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और 1956 की टाइम है, और सर्वप्रथम वैज्ञानिकों का दल यहाँ कंकालों का अध्ययन करने आया था। फिर 1956 में जब ये आए, जब इन्होंने खोज तो पहले कर ली थी, फिर इन्होंने बताया कि यहाँ पर इस टाइप से कंकाल वगैरह हैं। तो फिर एक पूरा का पूरा ग्रुप, किसका,
साइंटिस्टों का यहाँ आ गया खोज करने के लिए कि ये कंकालों का रहस्य क्या है, इसीलिए उसे रहस्यमयी ताल भी कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैंने आपको बता दिया कि माता पार्वती ने यहाँ पर अपना आधा रूप बिखेर दिया था। बाकी और चीजें इसमें कुछ है नहीं, और यह एक निर्जन स्थान है तथा गढ़वाल हिमालय में त्रिशूल पर्वत के आधार पर समुद्र तल से लगभग 16,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 16,500 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और नंदा राजा जो होती है वो उसका एक कठिन यात्रा का भी ये मतलब जो कठिन यात्रा है, क्योंकि आपको पता है वो कितनी तो 280 किलोमीटर यात्रा जो है वो टोटल पैदल यात्रा नंदा राजा होती है, और उसी का एक कठिन पड़ाव भी आप इसे बोल सकते हो। किसको? रूपकुंड को, है ना। बाकी अगर आप इसमें देखेंगे तो जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो रूपकुंड है उसका आकार जो है सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर नीतिगत हस्तक्षेप करने की जरूरत है ताकि ये जो प्राकृतिक चीजें हैं ये ऐसे ही ज्यों की त्यों बनी रहे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ताल ले लेते हैं काक भुसुंडी ताल। काक भूसुंडी ताल, ये भी बहुत सुंदर है ना, काक भुसुंडी ताल। तो ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? चमोली। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नंदा देवी बायोस्फीयर, है ना, बायोस्फीयर के अंदर आता है, के अंदर जो है रिजर्व है, के अंदर ये जो है ये आता है, नंदा देवी बायोस्फीयर के अंदर ये आएगा, रिजर्व के अंदर आएगा। और दूसरा क्या है? हाथी पर्वत। हाथी पर्वत की तलहटी पर है, जैसे ऊपर हाथी पर्वत होगा ऐसे, तो नीचे जो है ये आपका क्या है? काकभुसुंडी ताल है। हाथी पर्वत पड़ा था, याद आ रहा होगा, N फिर H फिर N फिर G पड़ा था, ये आपका हाथी पर्वत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ये कितना है? 6,000 प्लस, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तो आपने समझ लिया। तो ये किसके वहां पर स्थित है? हाथी पर्वत की तलहटी पर ये स्थित है ना। और पवित्र और जिसमें पौराणिक महत्व की पौराणिक महत्व भी है इसका, कि ऋषि थे जो एक, जिनका नाम था लोमस ऋषि। नाम क्या था? लोमस ऋषि। ये तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। लोमस ऋषि थे और इनको जो है वो श्राप मिला था। श्राप मिलने की वजह से ये जो लोमस ऋषि के श्राप के कारण लोमस ऋषि थे, उन्होंने फिर इनको जो काक भुसुंडी थे, इनको जो है ऋषि थे उनको क्या कर दिया था? श्राप दे दिया था। श्राप की वजह से फिर वो कौवे बन गए थे। कौवे बन करके उन्होंने गरुड़ को वहां पर क्या किया था? रामायण सुनाई थी। तो कहते हैं कि जब उन्होंने ये दोनों ही ऋषि हैं, ये भी ऋषि हैं, ये भी ऋषि हैं, तो इन्होंने इनको श्राप दे दिया था। श्राप की वजह से फिर ये कौवे बन गए थे। कौवे बनने के बाद इन्होंने गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई और कहते हैं फिर इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो ये वहां का मतलब क्या है? ये इसकी पौराणिक मान्यता भी आप देखो। 1 किलोमीटर ये लंबा है, पूरा का पूरा ताल लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में फैला है। और इसका जो पानी है वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, ग्रीन है। कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का है। यहाँ जा नहीं सकते हैं, ऊपर ड्रोन वगैरह से ही फोटो क्लिक की गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस टाइप से पर्वतों के बीच ये है। जैसे उस साइड से भी पर्वत होगा, इस साइड से पर्वत, इस साइड से भी, और यहाँ से भी पर्वत, और बीच में आपका झील है। तो थोड़ा सा ड्रोन वगैरह से ही लोग यहाँ पे जा सकते हैं। अभी तक कोई यहाँ पर गया नहीं है, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल है, पर है। मतलब ऐसा नहीं कि ये है नहीं, ये है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपको समझ आ गया। और 4500 मीटर अगर ऊंचाई आप देखना चाहते हो तो 4500 मीटर पर है ये। ऊंचाई आप नहीं भी याद रखोगे, काम चल जाता है। बस आपको नाम नाम याद रखने हैं, और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा चमोली का कौन सा ताल है जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, तो काकभुसुंडी हो जाएगा। या बोलेगा कि हाथी पर्वत की तलहटी पर, आई थिंक ये तो PYQ है ना, कहीं ध्यान आ रहा है मुझे कि हाथी पर्वत की तलहटी पर कौन सा ताल है, तो
काकभुसुंडी ताल है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है, या आपको जैसे फूलों की घाटी के अंदर वाली कहानी, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट देख लेते, चलिए देखते हैं हेमकुंड, ठीक है, सॉरी होमकुंड। होमकुंड में क्या था, होमकुंड देखते हैं, मैंने अभी बताया ये 16,000 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से होमकुंड, ठीक। और आपको ऊंचाई नहीं याद रखनी है, अगेन मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ। और नंदा राजजात के अंतिम पड़ाव पर ये स्थित है, जो नंदा राजजात का अंतिम पड़ाव, तो पूरा नहीं लिख लेते हैं, बस अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव कई बार क्वेश्चन आता है। और PYQ भी है कि नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है, तो आपका कौन सा है, अंतिम पड़ाव है आपका होमकुंड, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और है नहीं। धार्मिक मान्यता यही है कि वेदनी कुंड के बाद यात्री जो है वो होमकुंड जाते हैं, यानी कि वेदनी बुग्याल है, अभी आगे बताएंगे जब बुग्याल वाली सीरीज आएगी उसमें आपको बताऊंगी। वेदनी बुग्याल के बाद कहाँ पहुंचता है यात्री, होमकुंड पहुंचता है, और होमकुंड पहुंचने के बाद यहाँ पर पूजा वूजा की जाती है, और ये अंतिम पड़ाव भी है, और इसके बाद यात्री जो है वो वापस आ जाते हैं नंदा तीर्थ, तथा लोकजात यात्रा का समापन भी यहीं पर होता है, यहाँ से आगे फिर नहीं जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, होमकुंड हो गया, अब देखते हैं हेमकुंड। एक तो होमकुंड है, होमकुंड ध्यान रखना, एक है आपका हेमकुंड, ठीक है। तो ये तो ना आपने सुना ही होगा, हेमकुंड साहिब, हेमकुंड बद्रीनाथ जाने वाले हेमकुंड, ये भी आपका एक क्या है, ताल है। तो यहाँ पर मान्यता है कि जो सिखों के अंतिम गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर ध्यान किया था, और अंतिम गुरु कौन थे आपके, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ध्यान किया था हेमकुंड में, बहुत सुंदर है। अगर इसका एक और नाम देखेंगे, जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो इसे लोकपाल लोकपाल भी कहते हैं, यानी कि हेमकुंड को लोकपाल झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकपाल झील। जो एक और अन्य नाम पूछेगा, ये भी PYQ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और मान्यता क्या है कि, और यहाँ पर पांडवों ने भी तपस्या की थी। अगर एक और मान्यता आप देखोगे तो तपस्या करी थी किसने, पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, और क्या क्या है इसमें। पवित्र तीर्थ, सिखों का ये बेसिकली पवित्र तीर्थ स्थल है, किसका, सिखों का, है ना। और ये पवित्र तीर्थ स्थल है, और अगर आप इसकी ऊंचाई भी देखोगे तो ये लगभग, हाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और जो PYQ भी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और PYQ भी है, कि ये 7 पर्वत चोटियों से घिरा है, ठीक है, 7 पर्वत चोटियों से ये घिरा हुआ है। जैसे ये आपका होगा तो इधर आपकी इसकी टोटल कितनी है, 7 पर्वत चोटियां हैं, उससे जो है ये घिरा हुआ है ये हेमकुंड जो साहिब है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है इस धर से, जिसे लक्ष्मण गंगा कहा जाता है, ये भी PYQ है, लक्ष्मण गंगा PYQ, ठीक है। और लक्ष्मण गंगा निकलती है, या फिर इसे भी हेम गंगा भी कहा जाता है, मतलब इसी लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा भी कहा जाता है, हेम गंगा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और कुछ है नहीं, इस झील के निकट ही लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पर आपसे पूछ ले क्या है, तो लक्ष्मण जी का मंदिर है कहाँ पर, इसी हेमकुंड झील के आसपास, है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि लोकपाल झील भी से कहा जाता है, सिखों के अंतिम गुरु थे जो कौन, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। अगर हमारी देखेंगे यानी हिंदू धर्म के हिसाब से, तो यहाँ पर पांडवों ने तपस्या करी थी, और यहीं से लक्ष्मण गंगा निकलते हैं, जिसको हेमगंगा भी कहा जाता है, और यहीं के निकट आसपास, इसी ताल के आसपास क्या है, लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, 7 पर्वतों से ये घिरा हुआ है ना, सिखों का जो है धार्मिक स्थल है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, सतोपंथ ताल, सतोपंथ या संतोपंथ, इस टाइप से है ये कुछ, सतोपंथ ताल है ना, इसको देख लेते हैं, सतोपंथ ताल। तो ये आपको पता ही है, बद्रीनाथ के पास समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर ऊपर है, 4600 मीटर, और बद्रीनाथ के ही पास है ना। मैंने आपको बताया था सतोपंथ क्या है, ग्लेशियर भी है, सतोपंथ पर्वत भी है, सतोपंथ आपका ताल भी है, और सतोपंथ से ही कौन सी नदी निकलती है आपको पता ही है, त्रिकोणीय झील है ये, है ना। इस टाइप से इसके
3 कोने हैं, इस टाइप से इसके 3 कोने, नहीं ये तो 4 हो गए ना, 1 2 3, ये तो 4 हो गए, 3 है, 3 झीलों की है। अभी आपको बताऊंगी फोटो में 3 झील। और वो त्रिकोणीय में कहते हैं कि वो इसलिए है 3 कोने, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश जो तीनों भगवान थे, उन्होंने त्रिमूर्ति जिनको कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, शिव मतलब महेश, शिव भगवान का ही, महेश किसका पर्यायवाची, शिव भगवान का पर्यायवाची भी है ना। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, तपस्या की थी, इन्होंने इन तीनों कोणों पर तपस्या करी थी। और यहाँ पर क्या करते थे, एकादशी पर यहाँ स्नान करते थे, ठीक है। मतलब जो ये तीनों तपस्या कर, तीनों है ना, तीनों जो है इस टाइप से 3 कोने होंगे इसके, तो यहाँ पर तपस्या करते थे और फिर एकादशी के दिन यहाँ पर क्या करते थे, स्नान करते थे तीनों, ब्रह्मा विष्णु और, मतलब पौराणिक मान्यता में आपको इसकी बता रही हूँ, है ना। महाभारत के अंत में पांडवों ने स्वर्ग के लिए इसी मार्ग से यात्रा की थी, इसलिए इसे स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है। तो अंतिम समय में स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता, क्योंकि पांडवों ने कहते हैं यहीं से फिर अंतिम समय में महाभारत के अंत में स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी, तो इसीलिए से स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है। ट्रैकिंग स्थल भी है, यहाँ से हिमालय के शानदार नजारे वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें कुछ है नहीं, इसका बेस कैंप जो है माणा गांव है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या है। और खूबसूरत त्रिकोणीय झील है जो चौखंबा नीलकंठ जैसी बर्फ की चोटियों से घिरी हुई है। इसके भी एक तरफ चौखंबा है और आपका क्या है, नीलकंठ जैसी पर्वत श्रेणियां हैं। और स्थानीय लोग यहाँ पर अपने मृतकों की, स्थानीय जो वहाँ के लोकल लोग होंगे है ना, वो यहाँ पर अपने मृतकों की अस्थियां को बहाते हैं। जैसे हरिद्वार जाते हैं तो वैसे ही वो लोग यहाँ पर अपने स्थान, जो मृतक रहते होंगे उनकी अस्थियां को यहाँ पर बहा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस ताल का पानी, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टल जैसा बिल्कुल साफ है और बिल्कुल हरा होता है हालांकि, और जून के अंत तक बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई रहती है। यानी कि जो ये झील है जून के अंत तक आप लगा लो बिल्कुल बर्फ से ढकी रहती है। और इसका पानी जो है वो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल की तरह क्या है, बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल की तरह क्या है, ये साफ है पानी बिल्कुल, और हरे रंग का ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और देखते हैं विरही ताल, विरही या गोना ताल, गोना ताल, ये पता नहीं क्या है दिक्कत इसको, आज कुछ तो इसमें, इसके मेमोरी में कुछ तो है, गड़बड़ी हो रखी है ना, देखना पड़ेगा इसको। खैर, गोना झील, गोना झील इसको कहा गया, ये हमने पढ़ा भी था, याद आ रहा होगा जब हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट शुरू ही किया था तब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी और मैंने पूरी कहानी बताई थी कि इस पर क्या हो गया था आपका 1893 में, यहाँ पर क्या हो गया था 6 अक्टूबर 1893 को, यहाँ पर 6 सितंबर सॉरी 1893 में एक बड़े भूस्खलन के कारण इस विरही नदी पर एक झील बन गई थी, जो मैंने आपको बताया था इस टाइप से। और यहाँ भूस्खलन हुआ तो पूरा पानी जो है अवरुद्ध हो गया था और यहाँ धीरे धीरे झील बनती गई। कब, 6 सितंबर 1893 को, ठीक है। और ये यहाँ से मैंने आपको बोला था इधर से आ रही है अलकनंदा और ये यहाँ पर इनका संगम हो जाता है। तो हुआ क्या, ये 6 सितंबर 1893 से बनती गई, धीरे धीरे इसमें पानी, क्योंकि रिसाव तो हुआ नहीं है ना, बहुत कम हुआ, और ये झील बनती गई। वहां के लोगों को मैंने स्टोरी बताई थी, पता था कि ये टूटने वाला है, अचानक से एक दिन वो समय भी आ गया जब ये झील टूट गई। और ये झील कब टूटी थी, 20 जुलाई है ना, 20 जुलाई 1970 को, देखिए 20 जुलाई 1970 को। तो आप सोच सकते हो कि कितना लंबा टाइम जो है झील को बनने में लगा, और अचानक से फिर ये झील ओवरलोड हो गई, टूट गई, टूटने के बाद इसमें बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद अलकनंदा में भी बाढ़ आ गई थी, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये वाला विनाशकारी बाढ़ थी, और है ना, तो ये आपने देख लिया, विरही झील हमने पढ़ा था, इसकी फोटो भी मैंने आपको दिखाई थी। चलिए, तो ये हमारे हो गए टोटल क्या, झील हमारे या ताल जो है वो हमारे पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट के हो गए हैं, वो जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे बैनीताल हो गया आपका,
रूपकुंड हो गया, होमकुंड हो गया, हेमकुंड हो गया, आपका आचरी ताल है, सिद्ध मातृका ताल है। ये वो ताल है जो कुछ कुछ तो फूलों की घाटी के ही अंदर आपको मिल जाएंगे, है ना। सतोपंथ हो गया आपका, विरही ताल या गोनाची हो गया। अब कुछ ऐसे हैं छोटे छोटे ताल है जिनकी मतलब छोटे छोटे ताल हैं जो एग्जाम के पर्पज में पूछ सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई फैक्ट नहीं है भाई, है चमोली में स्थित है और पूरा आपको उतना याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ पहले याद करने के लिए। सुख में, देखिए दिख रहा होगा आपको, सुख में ब्रह्मा विष्णु, यहाँ महेश होना था लेकिन महासर करते हैं, महासर, ठीक है। सुख में ब्रह्मा विष्णु महासर और देवों में नरसिंह, और देवों में नरसिंह, है ना, देवों में नरसिंह। सुख में ब्रह्मा विष्णु महासर और देवों में नरसिंह, नरसिंह ने सिद्ध होकर, ने सिद्ध होकर, थोड़ा याद रखना मुश्किल हो सकता है पर आप 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा। मैं नरसिंह ने सिद्ध होकर, ठीक है, सिद्ध होकर के राक्षस शत्रु को, राक्षस शत्रु को, राक्षस शत्रु को झल कर खट से, है ना, खट से गुडियार में फेंका, है ना, गुडियार में फेंका। जल्दी से याद कर लेते हैं। सुख में ब्रह्मा विष्णु महासर और देवों में नरसिंह ने सिद्ध होकर के राक्षस शत्रु को झल कर खट से गुडियार में फेंका। देखिए सुख ताल, सुख ताल, ब्रह्म ताल, इसको दूसरे से लिखते हैं ना तो आपको आसान रहेगा यार। ब्रह्म ताल, ब्रह्म ताल आपको दिख रहा होगा, विष्णु ताल, महासर ताल, ये तो नाम ही है बस ताल लिख लेते हैं। देव ताल, है ना, नरसिंह ताल, कौन सा, नरसिंह ताल, नाम ही है पूरा। सिद्ध ताल, सिद्ध मात्रिका अलग है, सिद्ध ताल अलग है, ठीक है। होकर राक्षस ताल, राक्षस ताल, फिर है शत्रु ताल, फिर है झल ताल, फिर है खटपणिया ताल, खटपणिया ताल, फिर है गुडियार ताल, गुडियार ताल। कितने हो गए देख लो, ये आपका पूरा का पूरा हो गया। सुख ताल हो गया, इसको इसी से लिखते, पहला दूसरा तीसरा, दिक्कत है कुछ इसको, तीसरा हो गया, फिर चौथा, चार तो ये, तीन तो ये भगवानी हो गए, चौथा पांचवा, फिर ये हो गया छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और 12, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 12, ठीक है। और मैं से भी एक है आपका यहाँ पे मणिभद्र ताल, मणिभद्र ताल, तो 13 थे, है ना। तो आपको याद रखना, सुख में ब्रह्मा विष्णु महासर, वहां पे वैसे महेश आना था बट महासर ताल है तो महा या महेश भी कर सकते हो, मौ से आपको याद रहेगा। तो सुख में ब्रह्मा विष्णु महासर और देवों में नरसिंह भगवान, भगवान ने लिखना, और देवों में नरसिंह ने सिद्ध होकर राक्षस शत्रु को झल से खट कर कहाँ फेंका, गुडियार में फेंका। 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। सुख में ब्रह्मा विष्णु महासर और देवों में, है ना, सुख में ब्रह्मा विष्णु महासर और देवों में किसने, नरसिंह ने सिद्ध कर, है ना, नरसिंह ने सिद्ध होकर राक्षस शत्रु को झल से खट करके कहाँ फेंक दिया था, गुडियार में फेंक दिया था। सुखताल, ब्रह्मताल, विष्णुताल, देवताल, मणिभद्र ताल हो जाएगा आपका, और राक्षस ताल, शत्रु ताल, नरसिंह ताल, झल ताल, खटपड़िया। 1-2 बार आपको ट्रिक याद रहोगे तो याद हो जाएगा, है ना। तो ये ताल हैं जो आपके कहाँ हैं, चमोली जनपद में स्थित है। अब थोड़े इन तालों को फोटो दिखाने की बारी वो आपकी आ गई है। तो कुछ कुछ ताल हैं जिनकी फोटो मुझे मिली है, हालांकि सबकी तो नहीं मिली, लेकिन देख लेते हैं आपको ज्यादा अच्छे से
दिमाग में चीजें रहेंगी, है ना। ये है सतोपंथ लेक, अभी पढ़ा था हमने, सतोपंथ लेक पढ़ा था, अभी याद आ रहा होगा, जो समुद्र तल से पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसमें हमने पढ़ा था स्थानीय लोग सतोपंथ को क्षीर सागर भी कहा जाता। अगर आप ऐड करना चाहोगे तो इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता, लिख ले भाई, क्षीर सागर भी इसे कहा जाता है, PYQ है, तो आपको याद रखना है सतोपंथ। ये है सतोपंथ, है ना, छोटा सा, भले इसमें छोटा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा है। और यह त्रिकोण बोला था ना, याद आ रहा है, 3 कोने बोले थे, जहां पे हमने बोला था ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों ने यहाँ पे क्या की थी, तपस्या की थी, और एकादशी के दिन यहाँ पर ये स्नान करने आते थे। त्रिकोणीय हमने बोला था इसको, क्षीर सागर, है ना। और हमने कहा था कि स्थानीय लोग यहाँ पर अपनी अस्थियां वगैरह, मतलब जो मृतक होते हैं उनकी अस्थियां वगैरह यहाँ पे बहाते हैं। तो ये है आपका क्या, सतोपंथ ताल आपने देख लिया होगा। धार्मिक महत्व है कि यहीं से फिर स्वर्ग की यात्रा पांडवों ने जो है वो शुरू की थी, ये आप देख सकते हो, है ना। इस ताल का पानी क्रिस्टल जैसा साफ होता है, अभी हमने पढ़ा, और ग्रीन कलर का होता है। कलर कैसा होता है इसका, ग्रीन दिख रहा होगा अगर आपको, तो ग्रीन कलर का इसका कलर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी झील आएगी, ये नहीं पता, ये है बैनीताल, देखो ये है बैनीताल, जो हमने पढ़ा था। बैनीताल याद आ रहा होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो आपको दिख रहा होगा कि चमोली में स्थित है, और सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। ये है लेक, लेक तो ये है, ये भी, ओहो भाई, तो ये है लेक, देखो ये पूरी, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको, ये पूरी बीच में है बैनीताल, ये बीच में जो आपको काला दिख रहा है ये पूरा ताल है। इधर देखो, ये शायद छोटे छोटे पशु वगैरह यहाँ पर चल रहे हैं, और बहुत सुंदर जो है ये आपका है, ये है बैनीताल, है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें, बैनीताल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ओहो, और कहाँ चले गए, हाँ, ये है होमकुंड झील, देखिए हेमकुंड नहीं, होमकुंड, ये यहाँ पे लो, ओहो भाई को, ये है होमकुंड झील, ये यहाँ लोग जा भी रखे हैं। देखिए ये है होमकुंड झील, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, ये पूरा दिख रहा होगा आपको, होमकुंड झील, है ना। और कितने पे है, नंदा राज जात का ये अंतिम पड़ाव है, ये है अंतिम पड़ाव नंदा राज जात का। यहाँ से फिर राज जात नंदा माँ की पूजा करके, और फिर यानी कि माता रानी की पूजा करके फिर वापस लौट आती है। यह है हेमकुंड झील, ठीक है। तो आप देख सकते हो बर्फ ही बर्फ गिर रही है, दिख रही है, बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं, छोटी सी यहाँ पर एक झील है, अंतिम पड़ाव भी यही है। आगे देखते हैं, सॉरी ये तो हमने देख लिया, ये है हेमकुंड झील, वो होमकुंड था अंतिम पड़ाव, ये जो हमने पढ़ा था सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है, और यहाँ पर सिखों के अंतिम गुरु, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी, या ध्यान की, तपस्या तो नहीं लेकिन ध्यान किया था उन्होंने, हमने अभी पढ़ा था। तो ये है आपका, जिसको लोकपाल झील भी कहते हैं, इसी को हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, लोकपाल झील भी इसको कहा जाता है, लोकपाल, है ना, लोकपाल झील इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। यहीं से हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण गंगा निकलती है, जिसे वहीं पर हेम गंगा भी कहा जाता है ना, हेम गंगा भी कहा जाता है, और इसी के निकट आसपास कहीं लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा मिलेगा हमको, देखते हैं कुछ और मिल जाए। काकभुसुंडी ताल, ये देखो ये है काकभुसुंडी ताल। अब यहाँ आपको कहीं रास्ता दिख रहा है जाने का, है ना, अगर किसी के पास यहाँ जाने का रास्ता है तो वो यहाँ बिल्कुल जाइए। और ये देखिए ये है काकभुसुंडी ताल, जिसमें हमने पढ़ा था लगभग 1 किलोमीटर लंबी है ये ड्रोन से खींची गई हुई फोटो है ना, क्योंकि आप देख सकते हो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और ये हमने पढ़ा था हाथी पर्वत की तलहटी पे, ग्रीन कलर का है इसमें मैंने कहानी बताई थी कि लोमहर जो ऋषि लोमस थे, उनकी श्राप के कारण काकभुसुंडी जो ऋषि थे, इनको फिर कौवा बनना पड़ा था, और फिर उन्होंने गरुड़ को जो है वो कहानी सुनाई थी, जिसकी वजह से रामायण सुनाई थी मतलब, और फिर इनको मोक्ष प्राप्ति हो गई थी। ये कहानी हमने पढ़ा था, ये मतलब हमने पढ़ा था। ये है काकभुसुंडी ताल, देख लिया होगा, भूलोगे नहीं, है ना, काकभुसुंडी ताल। ये है आपका रूपकुंड झील, ये देखिए ये है
जो मैं अभी आपको बता रही थी, जिस पर हम बात ही कर रहे थे, ये है वो हड्डियां जो आपको दिख रही होंगी, है ना, जो आपको दिख रही होंगी। तो ओहो, ये क्या हो गया। ये हड्डियां जो हमने पढ़ा था 1942 में, किसने ढूंढी थी ये, है ना, आर माधवल करके ढूंढी थी। ये है रूपकुंड, ये तो झील है इधर, और ये हड्डियां आपको दिख रही है ना। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, और ग्रिफिथ के द्वारा इनका जो है कार्बन डेटिंग किया गया और पाया गया कि ये हजारों साल जो है वो पुरानी है। और अगर धार्मिक मान्यता देखें तो वो ये है कि माता ने यहाँ पर अपना आधा स्वरूप जो है वो बिखेर दिया था, है ना। 1942 में इसकी खोज की गई रूपकुंड की, और फिर 1956 में पहली बार यहाँ पे साइंटिस्ट लोग गए थे अध्ययन करने के लिए कि ये माजरा है क्या, ये हड्डियां वगैरह यहाँ पर कहाँ से आई। ये तो हमने कल पढ़ लिया था, पूरी उसकी हमको जानकारी नहीं मिली, बस यही हमको मिले हैं, है ना। तो ये कुछ झील भी हमने देख ली है, और चमोली की पूरी झीलें जो है खत्म हो गई। लास्ट में एक ट्रिक थी जिसके द्वारा मैंने कोशिश करी है कि दिमाग में चीजें टिक पाए, रह पाए, है ना। तो आप एक दो बार उस ट्रिक को देखोगे, लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, अपने नोट्स में आप एड ऑन कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की कहानी को खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा लंबा जो है डिस्कस हो गया है, और लेकिन चमोली की जितनी भी झीलें थी वो आपकी खत्म हो गई हैं। अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट खत्म नहीं हुआ, सिलसिला जारी रहेगा, और फिर हम मिलेंगे कल नई एक और वीडियो के साथ। कुछ कुंड और शिलाएं देखेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट की, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कोई भी गलती हो गई होगी डाटा देने में, बोलने में, तो अगेन वही चीज है कि आप उसे खुद से भी करेक्शन कर सकते हैं गूगल वगैरह करके, और नहीं तो अगर मुझे लगेगा मैं वीडियो देखने के बाद उसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। फिर वही घिसी पिटी चीज, एक और चीज, अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।